जो लगातार खाते ओडी हो जाते हैं, हर समिति के अंदर 2, 4, 5, 10 खाते ओडी होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा ओडी का है वो समिति को भुगतना पड़ रहा है। ब्याज है वो बैंक तो अपना वसूल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं उस ब्याज का जो भार है वो समिति को झेलना पड़ रहा है। तो ये बड़ी गंभीर एक समस्या है ओडी की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी निवेदन करूँगा कि आप कम से कम ये ब्याज मुक्त ऋण है, आप एक बार समिति के अंदर आएँ, आपकी संस्था है, और जब साल के अंदर 2 बार ये आपका ऋण वसूली का कार्य होता है, तो उस टाइम 1 दिन का टाइम आपको निकाल कर आना है और अपना बायोमेट्रिक करवा कर और अपने खाते को रिन्यूअल करवाना चाहिए। डेटा फेच वाली जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं ना तो वो समिति हित में हो रही है और ना वो किसान हित में हो रही है। नवाचार के लिए जो हमें समर्थन मूल्य जो एमएसपी की जो खरीद केंद्र है वो हमारी सोसाइटी को दे दें तो उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, और किसानों को भी सुविधा मिल जाए। जो हमारी सोसाइटी से जो जुड़े हुए किसान हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको ये सुविधा दे दी जाए, तो हम तो उसी की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमें वो खरीद केंद्र सेंटर दे दें, सेंटर की उपलब्धता करवा दें। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं प्रगट सिंह जी, उनका कार्यकाल एक तरह से मैं ऐतिहासिक कह सकता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात की कड़ी में मैं पहुंचा हूं साधुसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं मंगत जी सारण, और उनके साथ में उनके छोटे भाई हैं शिव प्रकाश जी सारण। बात करें इनके बारे में तो हमेशा जो है किसान हक के लिए, किसान हित के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, पूरा परिवार अग्रणी रहता है, और कभी जीके से भी काफ़ी जुड़ाव रखते हैं, और जब जब ज़रूरत होती है समय के हिसाब से वो डिमांड करते रहते हैं, और लगातार जनता से संपर्क में रखते हैं, किसानों के संपर्क में रहते हैं, और खुद भी किसान हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष साहब आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर। तो शिव प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर, और मुखर प्रवक्ता देखने वाले सभी न्यूज़ चैनल वालों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करूंगा अध्यक्ष साहब कि आप लगभग 3.5 साल हो गए आपको अध्यक्ष बने हुए, और इससे पहले आप किसी पद पर नहीं रहे, हमेशा मांग करते रहे हैं, लोगों को साथ में लेकर, लोगों के साथ में चलकर, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, लंबे समय से आप इस अभियान में लगे रहते हैं। पद लेके, अध्यक्षी का पद लेके कैसा लगा, और लोगों का नज़रिया आपके प्रति, उसमें कोई बदलाव आया या वैसे ही चल रहा है? पद लेकर जो हमारी जो भावना थी, ये पद लेने की नहीं थी, हमें तो किसानों के लिए काम करने की हमारे जो दिल के अंदर भावना थी सर। और पद हमारे लिए कोई मायने नहीं है। हमने इसको इसलिए चुना कि इससे हम किसान की जो समस्याएं हैं उनको इस मार्ग से हम हल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इस पद को चुना। आपके अध्यक्ष बनने से पहले और अध्यक्ष बनने के बाद में अब तक समिति में विशेष रूप से क्या परिवर्तन किया आपने? देखो, मेरे से बनने से पहले भी सोसाइटी में अच्छे काम हुए हैं, हमारे अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और जब मैं इसका अध्यक्ष बना हूँ तो हमने इसमें सबसे पहले, हमारे यहाँ खाद वगैरह नहीं आ रही थी, तो हमने इसके अंदर खाद का काम किया है। किसानों को घर घर तक हमने खाद पहुँचाई है, यूरिया है, DAP है, या किसानों को सब्सिडी पर हमने बीज की जो जरूरत थी वो बीज हमने वितरण करवाया है। तो ये तो एक हमने काम किसानों के लिए किया ही किया है। अभी आपको क्या लगता है कि क्या नवाचार और होने चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या लग रही है आपको समिति के लिए? मैं तो ये कहता हूँ सर कि हमारी सोसाइटी के अंदर जैसे हेयर सेंटर तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिटी के अंदर बैठे हैं, कृषि हेयर सेंटर की तो हमें ज़रूरत नहीं है। नवाचार के लिए जो हमें समर्थन मूल्य जो MSP की जो खरीद केंद्र है वो हमारी सोसाइटी को दे दें तो उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, और किसानों को भी सुविधा मिल जाए। जो हमारी सोसाइटी से जो जुड़े हुए किसान हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको ये सुविधा दे दी जाए, तो हम तो उसी की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमें वो खरीद केंद्र सेंटर दे दें, सेंटर की उपलब्धता करवा दें। तो चेयरमैन साहब, अब जैसे आपने खाद, अच्छी बात है, अभी हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जो खरीद केंद्र मिले। और दूसरी, जैसे आपने जैसे खाद की बात करी,
तो एक पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, खाद और उसके साथ में टैगिंग। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ, जो कंपनियां इसके साथ जो टैगिंग कर रही है ये नहीं करनी चाहिए। इसके साथ हमारे साथ भी झगड़ा होता है, कई बार हो जाता है किसानों का, क्योंकि पीछे से कंपनियां इसको टैगिंग करती है, आगे किसान ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि यूरिया और डीएपी के पास भी उसके किसान के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो वो टैंकी की और सामान वो कहाँ से दे पाएगा आज के युग में। हर समिति को आज के समय में एक बाध्यता है कि आप इफ़को और क्रिप्को के अलावा कहीं से आप माल नहीं खरीद सकते किसी भी प्राइवेट कंपनी से। इस बारे में आपका विशेष राय क्या रहेगा? मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि ये बात ख़त्म करनी चाहिए और सोसाइटियों को इस चीज़ की छूट देनी चाहिए भी वो अच्छी क्वालिटी के कहीं से भी किसी से भी वो खरीद करें। और इन कंपनियों का जो हमारे पर जो प्रेशर डाला जा रहा है, इस दबाव को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। आप सोसाइटी के जैसे आप अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा आप किसानों की समस्याओं को उठाते रहने में भी आपका विशेष एक आप काफ़ी बिजी भी रहते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि आपके पास में लगातार फ़ोन आ रहे हैं, आपको अभी कहीं जाना भी है कोई ज्ञापन देने के लिए। किस तरह से आप सोशल वर्क इतना, कैसे आप एनर्जी इतनी लाते हो और मतलब और क्या क्या कर रहे हो? देखो सर, एनर्जी तो अपने आप आ जाती है। जब हम जिस काम के लिए जाते हैं तो एनर्जी तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं समाज सेवा के लिए हर तरह से तैयार रहता हूँ। मैं मेरा खुद का काम छोड़ देता हूँ जब किसी के किसी चीज़ की मुसीबत आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, चाहे वो किसान के घर है, चाहे वो व्यापारी के घर है, चाहे वो गरीब के घर है, चाहे वो मजदूर के घर है, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और मैं अभी आपके सामने मैं जा रहा हूँ, कोई ट्रेन का ज्ञापन देना है हमें, हमारे यहाँ ट्रेन की कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए मैं भी नहीं, हमारी पूरी फैमिली 24 घंटे तैयार रहती है। जब भी कॉल आती है तो हम तैयार रहते हैं, वो किसी वक्त आए। जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो सोसाइटी हित की बात हो या किसान हित की बात हो? मैं तो कहता हूँ सर, जो मेरे से संबंध रखने वाले किसान वर्ग सबसे ज़्यादा मैं जुड़ा हूँ, और किसान वर्ग को मैं ये कहता हूँ भी कोई भी समस्या अगर किसी किसान पर आती है या इसके अलावा किसी पर आती है, कोई कॉल आती है, तो आपको हर समय 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। तो बात करूँगा शिव प्रकाश जी, आप लगातार एक्टिव रहते हैं, समिति हित की बात हो या किसान हित की बात हो। अभी जैसे चेयरमैन साहब ने भी जैसे बोला कि हमारी पूरी फैमिली जो है किसान हित में लगातार लगे। अभी कल परसों भी जो CR चौधरी साहब आए थे, उनको भी आपने ज्ञापन दिया, और अक्सर कुछ ना कुछ आपकी तरफ से एक्टिविटी चलती रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप किसान वर्ग को, और किस तरह से आप उनके साथ में जुड़ के रहते हैं? सबसे पहले तो इंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। इंद्र जी, लगातार किसानी समस्याएं जो हमारे क्षेत्र के अंदर है वो अपने देख ही रहे हैं, आपसे भी कोई वो छिपी हुई नहीं है मीडिया से। और कहीं ना कहीं इसके अंदर किसान लगातार कमज़ोर होता जा रहा है अपने मुद्दे उठाने में, और उसका सबसे जो बड़ा मूल कारण है वो किसान एकता का है। अब किसान किसी के ऊपर विश्वास भी कर लेता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रमों के अंदर वो ठगा सा महसूस करने लगता है, बिल्कुल, जो वर्तमान में भी अपने देखा भी है। तो इसके अंदर कई इश्यूज ऐसे खड़े हो गए किसान के सामने, ऐसी मूल समस्याएं खड़ी हो गई है कि वो चाहकर भी अपने आप को एक माला के अंदर नहीं परो पा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक अड़चने जो है वो किसानी के ऊपर हावी है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, आपने बोला CR चौधरी साहब के प्रोग्राम का, तो इंद्र जी MSP के ऊपर अभी गेहूं का जो खरीद हुआ था उसके अंदर हनुमानगढ़ ज़िले की बात करूं, चाहे मैं गंगानगर ज़िले की बात करूं, बहुत से किसानों का जो पैसा है वो होल्ड हो चुका है। जांच का वो विषय है, कुछ कहीं घोटाले की भी बात आ रही है, अलग अलग जांच कमेटियां भी बैठी है। लेकिन मैं धरातल के ऊपर किसानों के बीच रहता हूं और बहुत से ऐसे किसान हैं, कम से कम अगर मैं बात करूं जो पैसा होल्ड हुआ उसके अंदर 70% तो ऐसे किसान हैं जो धरातली किसान हैं और उन्होंने अपने खेत की ही गेहूं सरकार को कहीं की बेची है। लेकिन घटनाक्रम ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो राजस्थान सरकार का फूड डिपार्टमेंट का पोर्टल है, जो पोर्टल उन्होंने बनाया जहाँ किसान अपना आवेदन करता है मित्र के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स के माध्यम से, तो इस पोर्टल के अंदर ऐसी खामियां हैं कि एक फसल गिरदावरी के ऊपर आप 3 बार पंजीकरण कर लो चाहे 4 बार कर लो, आपके ऊपर वो कोई बॉन्ड नहीं है।
और जो अगर बात करें अपने सरसों और ये अपना मूंग है और चना की जो खरीदा वो राजफेड एजेंसी करती है, तो उनके पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था है कि एक बार एक किसान का अगर पंजीकरण हो गया तो दोबारा उसका पंजीकरण नहीं होगा। तो ये व्यवस्था अगर इस राजस्थान फूड डिपार्टमेंट के पोर्टल पर होती तो आज ये घोटाले वाली बातें नहीं होती। और मैं उन तमाम अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, उन तमाम राजनीतिक लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस समस्या के अंदर जो ये मुद्दा चल रहा है अभी, इसके अंदर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसान को जो आप एक नकली किसान की भाषा दे देते हो कहीं न कहीं मंचों के ऊपर, या आप घोटाले वाले किसान की भाषा दे रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान एक भोली कौम है, अन्नदाता का रूप है, इसका सम्मान हमें करना चाहिए। और जिन जिन किसानों की अगर पोर्टल के माध्यम से कोई त्रुटियों के माध्यम से पेमेंट अगर होल्ड हुआ है, तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है राजस्थान सरकार से कि उन किसानों की पेमेंट जल्द से जल्द खातों में जारी की जाए, क्योंकि किसानी आज बहुत ही संघर्षों के अंदर गुजर रही है। मैं रबी की बात करूं या खरीफ फसल की बात करूं, हमारे तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों से मेरा जुड़ाव है, कोऑपरेटिव के अंदर मेरा अच्छा खासा जुड़ाव है। तो यहाँ भी हमारे जो 6-6 महीने का जो ऋण करना क्या है, किसानों को आकर अपना बायोमेट्रिक ही तो करना है, ब्याज मुक्ति ऋण है, लेकिन इसके अंदर भी ओडी खाते हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं उसको करना क्या क्या नहीं करना है। ओडी खाते की जैसे अभी आपने बात करी, तो ओडी खाते जो लगातार प्रत्येक समिति में हर सीजन में कहीं 2 बढ़ रहे हैं, कहीं 4 बढ़ रहे हैं, कहीं 10 भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि उस किसान को समिति में आने के लिए बाध्य करना, उसको कुछ मिलेगा तो वो आएगा, अगर उसको वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं मिल रही है और उसको आने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो इसलिए नहीं आता है। ओडी मेंबर बढ़ना बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल है सर। इस बारे में मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके विचार के? सर इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ बैंक्स को भी आगे बढ़कर समितियों की इतने सोचना पड़ेगा। और जो लगातार खाते ओडी हो जाते हैं, हर समिति के अंदर 2, 4, 5, 10 खाते ओडी होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा ओडी का है वो समितियों को भुगतना पड़ रहा है। ब्याज है वो बैंक तो अपना वसूल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं उस ब्याज का जो भार है वो समिति को झेलना पड़ रहा है। तो ये बड़ी गंभीर एक समस्या है ओडी की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी निवेदन करूँगा कि आप कम से कम ये ब्याज मुक्त ऋण है, आप एक बार समिति के अंदर आएँ, आपकी संस्था है, और जब साल के अंदर 2 बार ये आपका ऋण वसूली का कार्य होता है, तो उस टाइम 1 दिन का टाइम आपको निकाल कर आना है और अपना बायोमेट्रिक करवा कर और अपने खाते को रिन्यूअल करवाना चाहिए। और अब रिन्यूअल की अगर मैं बात कर लूँ तो इंद्र जी एक चीज़ इसके अंदर और भी अभी हुई है, ताज़ा हुई है, मैं भी वर्तमान में देख रहा हूँ। FIG जो पोर्टल है, फिक पोर्टल जिसको भाषा में बोल देते हैं, FIG के अंदर जो गत वर्षों में जो कार्य हो रहा था वो एक ऑफलाइन दस्तावेज, जैसे किसान की जमाबंदी वगैरह, उससे रिकॉर्ड अपने डेटा एंट्री कर देते थे पोर्टल के ऊपर जाकर, लेकिन अभी एक फैच वाली व्यवस्था उसके अंदर हुई है। और डेटा फैच वाली जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं ना तो वो समिति हित में हो रही है और ना वो किसान हित में हो रही है, क्योंकि किसान बार बार अपना जो ऋण लिया हुआ उसका रिन्यूअल करवाने के लिए बार बार उसको 5-5, 6-6 दिन समिति के अंदर आना पड़ रहा है। क्योंकि ई धरती पोर्टल जो राजस्व विभाग का ई धरती पोर्टल है, उसका सर्वर महीने के अंदर 15 से 20 दिन बहुत डाउन रहता है, और उस डाउन सर्वर की प्रॉब्लम से जो खसरे हैं वो ऑनलाइन फैच हो नहीं पा रहे हैं FIG के ऊपर। और जब तक वो खसरे संपूर्ण फैच नहीं होते हैं तब तक उस किसान की जो पंजीकरण की, नए पंजीकरण की बात कर लूँ या रिन्यूअल की बात कर लूँ, वो प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती है साहब। इसका आपकी नज़र में क्या समाधान है? सर इसका समाधान एक ही है, जो पहले की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के आधार पर आपको ये कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब जमाबंदी का ऑनलाइन रिकॉर्ड आ रहा है, वो ई मित्र से या नज़दीकी कहीं से अपनी जमाबंदी लाकर किसान दे रहा है, और नवीन जो जमाबंदी की कॉपी है वो अपने ले लेते हैं और उस हिसाब से उसका डेटा अपनी एंट्री आसानी से कर सकते हैं, तो ये व्यवस्था सुचारू रहेगी। लेकिन फैच वाली अगर ये व्यवस्था रखेंगे तो ये भविष्य में जाके और भी गंभीर समस्याएं पैदा करेगी सर। बात करें, जैसे आप समिति की बात कर रहे हैं, समिति कर्मचारियों की, तो समितियों के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी आज की तारीख में काफ़ी परेशान हैं। उनको बहुत सारी समितियां, जैसे आपकी समिति की अगर बात करें तो वेतन कंटिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन बहुत सारी समितियां ऐसी हैं जहाँ पर 6-6 महीने, कोई साल, कोई 2-2 साल हो गए हैं जिनको वेतन ही नहीं मिल पाया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, सहकारी समितियों के अंदर फंड की जो प्रॉब्लम है वास्तव में बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है 2 सबसे बड़े कारण हैं।
एक तो समितियों को समय के ऊपर जो उन्होंने ऋण आदान किया हुआ है किसानों को, और उसका जो ब्याज उसका शेयर बनता है वो टाइमली कहीं न कहीं नहीं आ रहा है, समितियों को जारी नहीं हो रहा है। उसके अंदर भी ब्याज एरियर का बहुत भी प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है सर, जो समितियां थोड़ी बहुत कहीं कर्ज उठाकर या कुछ भी करके उठी है और जिन्होंने अपना फर्टिलाइज़र का कार्य किया है, तो पिछले 2-3 साल से एक ऐसी व्यवस्था लागू हो चुकी है कि फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन जो कंपनियां हैं वो लगातार माल टेक करके दे रही है, दूसरे प्रोडक्ट जो वो टेक करके दे रही है जिनको किसान लेना ही नहीं चाहता। आज मैं अगर बात करूँ तो बहुत सी ऐसी समितियां जहाँ 10-10, 15-15 लाख रुपए का माल डंप हुआ पड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसी अगर अपनी व्यवस्थाएं रहेगी तो मेरी शायद वेतन की प्रॉब्लम हम दूर नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। इससे अच्छा है भी टैगिंग की एक तो ये जो व्यवस्था चल रही है इसको ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ जो ब्याज का पैसा है वो समितियों को बैंक द्वारा कंटिन्यू टाइम टू टाइम अगर जारी किया जाए तो समितियां बहुत आगे बढ़ सकती है। और तीसरा सर, मैं तो खुद ही आगे बढ़ कर कहता हूँ भी बैंक प्रशासन है या अपना रजिस्ट्रार कार्यालय है, इनको भी महीने में 1-2 बार इन समितियों की व्यवस्थापकों की अलग अलग जोन के अंदर मीटिंग्स रखनी चाहिए। उन मीटिंग के अंदर इन कर्मचारियों से भी वार्तालाप होना चाहिए, वाद संवाद होगा तो कुछ इश्यूज वहीं अपने ख़त्म कर सकते हैं। तो इन थोड़ा सा ये ध्यान तो देना पड़ेगा सर। बात करें शिव प्रकाश जी, अब जैसे आप कर्मचारियों के टच में रहते हैं और जो यूनियन चलती है, अपने ज़िले की यूनियन चल रही है या प्रदेश की यूनियन चल रही है, यूनियन के बारे में आप विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? सर, यूनियंस का काम वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं प्रगट सिंह जी, उनका कार्यकाल एक तरह से मैं ऐतिहासिक कह सकता हूं, क्योंकि एक युवा अध्यक्ष हमें मिला है, एनर्जी वाला अध्यक्ष मिला है, और लगातार उनकी एक्टिविटी पर भी मेरी नज़र रहती है। लगातार वो जयपुर तक, दिल्ली तक, अभी वो अपना सेक्रेटरी महोदय से भी मिल के आए हैं, मुख्य सचिव जो अपने सहकारिता विभाग के हैं, जिले के अंदर वो लगातार एक्टिविटी उनकी नज़र आ रही है। तो यूनियन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यूनियन के अंदर तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है वर्तमान के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ देखो पिछले दिनों एक अच्छी और सुखद खबर भी है कि जो पीछे हमारा अभी संघर्ष हुआ था, जो हमारे स्टेट लेवल की 3 यूनियन थी वो एक जाजम पर बैठकर और उस संघर्ष को लड़ा। ठीक है, टेबल टॉक पर जाते समय कुछ स्टेट लेवल के ऊपर दिक्कत आई होगी, उन इश्यूज़ में मैं नहीं जा सकता, तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत आई होगी तो ये हमारा समाधान अभी तक भी अदर जल में है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो कहूँगा कि जिस प्रकार अभी जो संघर्ष समिति बनकर 3 यूनियन लड़ रही है और स्टेट लेवल पर अभी भी थोड़ी सी जो कमज़ोरी है वो हमारी दिख रही है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मेरे हिसाब से तो जो प्रगट सिंह जैसा कोई युवा चेहरा अगर इस संघर्ष समिति का एक मुख्य चेहरा बनकर आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि भी जो अपने कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो हल ना हो पाए। जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा। सबसे पहले तो जो मेरे ग्राम सेवा सहकारी समिति के जितने भी तमाम कर्मचारी है, लगातार मैं एक पिछले काफ़ी दिनों से घटनाएं देखता हूँ, क्योंकि फंड की वजह से बहुत से व्यवस्थापक एक प्रेशर में आ रहे हैं, आर्थिक रूप से कह लें या सामाजिक रूप से कह लें। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो बड़ी दुखदायी थी, कुछ लॉसेस भी हमारी समिति कर्मचारियों को हुआ है। तो ऐसी घटनाओं में, ऐसे प्रेशर में आकर अपने को काम नहीं करना है, एक मजबूत हौसले के साथ काम करना है। दूसरा, जो अभी वर्तमान के अंदर हमें युवाओं से भी सीखना पड़ेगा। जो दिल्ली के अंदर एक संघर्ष हुआ था, तमाम देश ने उसको देखा है। तो ऐसे जो युवा अगर जाग रहे हैं, क्योंकि देखो सहकारिता के अंदर भी युवाओं की काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या है, समितियों के अंदर खूब युवा है, तो उन युवाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए एक ट्रैक चाहिए। और प्रगट सिंह जी जैसे जो चेहरे अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, मुझे फिर गर्व है उन पर, अगर वो हैं तो हमें भी एक जाजम पर होकर और उनके पीछे मजबूती से साथ देना चाहिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं शिव प्रकाश जी सारण, जो कि अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं और समिति साधु शहर ग्राम सेवा सहकारी समिति में योगदान भी दे रहे हैं, और उनके साथ में मंगत जी सारण जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी थे साथ में, हमारे साथ में जुड़े हुए, और जिन्होंने विशेष रूप से शिव प्रकाश जी ने विशेष रूप से जो यूनियन है उनको विशेष रूप से कहा है कि जिस तरह से जैन जी ने
देश के अंदर एक अलग से जुनून पैदा कर दिया। ऐसा ही जुनून, ऐसा ही उत्साह सहकारिता जो यूनियन है, सहकार कर्मचारियों की जो यूनियन है, उनको भी वो जुनून दिखाना चाहिए और अपनी मांग को प्रमुखता से उठाना चाहिए। मांग को प्रमुखता से उठाएंगे तो वो लाभ भी ज़रूर मिलेगा और सफलता भी ज़रूर मिलेगा और इस नौकरी को करते हुए गर्व महसूस होगा। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।